जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट जनरल फीचर्स पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, एक पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हमारे मॉडर्न इंडिया के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में जो मेनली जिस चीज़ पर डिस्कस करेंगे वो सामाजिक और धार्मिक जो मेन कुरीतियाँ थी, जो कि चीज़ें गलत थी, जो अंधविश्वास पर आधारित थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे रिफॉर्म्स इन फीमेल सिचुएशन, महिलाओं की दशा में किस प्रकार से किसकी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें सुधार की गई। तो पहले हम देखेंगे सती प्रथा। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बेसिकली सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें अगर किसी औरत का पति किसी कारणवश या फिर अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी चिता में उसकी पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो यही वो प्रथा थी, सती प्रथा, जिसे हिंदुओं की कुरीतियों में सबसे घिनौना और सबसे अमानवीय माना जाता था, क्योंकि इसके वजह से किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाती थी। तो जिसकी वजह से इस सती प्रथा को बेसिकली सती प्रथा को ख़त्म करने में अगर सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो है राजा राममोहन राय। उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। 1829 में एक एक्ट बनाया गया। देन इट इम्प्लीमेंटेड ऑन फर्स्ट इट इम्प्लीमेंटेड ऑन बंगाल 1829, देन इट इम्प्लीमेंटेड ऑन मद्रास एंड बॉम्बे 1830। तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में 1830 में इस नियम को लागू किया गया। अब यूं कह सकते हैं कि आज का जो सिस्टम है उस टाइम का भी सिस्टम लगभग उसी तरह था कि ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि कम से कम सैद्धांतिक या फिर एक कानूनन रूप में ये अपराध मान लिया गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसे हत्या के बराबर की सज़ा मिलेगी। तो ये जो इसके पीछे का सबसे बड़ा अगर हाथ अगर किसी को दिया जा सकता है सती प्रथा को ख़त्म करने में, सबसे बड़ा जिनका हाथ था वो थे राजा राममोहन रॉय। ठीक है, हम इसके आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है चाइल्ड मर्डर। तो बेसिकली ये जो प्रथा है ये बेसिकली बंगाल और राजपूतों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं, तो उनमें से जो कॉमन रीज़न है वो तो पहला तो ये है कि इकोनॉमिक रीज़न, क्योंकि जब लड़की पैदा होती थी तो वहाँ के लोगों को ऐसा लगता था कि ये अपशगुन हो गया है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये था कि इकोनॉमिक रीज़न, कि उस टाइम पे लोगों की स्थिति इतनी अच्छी होती नहीं थी, जिसकी वजह से वो ऐसा मानते थे कि लड़कियों का पैदा होना अपशगुन माना जाता था, वो आर्थिक बोझ पड़ जाता था माँ बाप के ऊपर। इसी वजह से वो अगर लड़की पैदा होती थी तो उसका पैदा होते के साथ उसको मार दिया जाता था। तो ये चीज़ें उस टाइम पे तो बहुत हुआ करती थी, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अगर कुछ है भी तो वो बेसिकली एक्सेप्शनल है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो बेसिकली चाइल्ड मर्डर बंगाल और राजपूत में बहुत ज़्यादा था, तो इकोनॉमिक और एनी अदर रीज़न से की वजह से ये चीज़ें होती थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के पीछे बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोगों ने। 1795 में एक एक्ट बनाया गया इस चीज़ के ऊपर कि महिला अगर चाइल्ड मर्डर अगर किया जाता है तो उसे भी उतना ही सज़ा मिलेगा जो कि एक हत्या करने वाले को मिलता है। दूसरा नियम बनाया गया फिर 1804 में। देन बहुत सारे नियम बनाए गए और फिर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया। वो कितना सक्सेस था और कितना सक्सेस नहीं था, ये चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। विडोड मैरिज, ठीक है, जो विधवा पुनर्विवाह जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो जाहिर सी बात है उसको उसके पति के साथ चिता में जिंदा जला दिया जाता था, और अगर वो किसी तरह से बच जाती थी तो उसको समाज के ताने, जो कि आज भी मिलते हैं, तो समाज के ताने मिलते थे। पहले समाज के तानों के साथ साथ उनका समाज में रहना मुश्किल कर दिया जाता था, उनका उत्पीड़न किया जाता था, उन्हें उन पर कॉमन पास किया जाता था, और उनके लिए कई तरह तरह की बातें की जाती थी, और उनका किसी और के साथ मतलब किसी और मर्द के साथ शादी करना
बेसिकली अवैध था, अवैध घोषित किया हुआ था। तो इस टाइम पे क्या हुआ कि ब्रह्मो समाज, जिनके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, तो उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उस नियम को लागू करवाने के लिए बहुत मेहनत की, ठीक है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर जिनका सबसे बड़ा हाथ था वो थे बेसिकली ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये बेसिकली कोलकाता में टीचर थे संस्कृत और वेद के। तो इन्होंने इस क्षेत्र में, महिलाओं के क्षेत्र में इतना काम किया है जो कि बिल्कुल भी सराहनीय, और इनके किए गए कामों को भूला नहीं जा सकता। इन्होंने बहुत सारे ऐसे स्कूल बनाए, बहुत सारे ऐसी एसोसिएशन बनाई है जिसके थ्रू महिलाओं की हेल्प हो सके, चाहे वो एजुकेशन, फीमेल एजुकेशन हो, या फिर फीमेल एम्पावरमेंट हो, या फिर इन सारी चीज़ों के अलावा विधवा पुनर्विवाह हो, या फिर चाइल्ड मर्डर हो। इन सारी चीज़ों के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत मेहनत की, और बेसिकली आज वो मेहनत हमें किसी न किसी रूप में दिखती ज़रूर है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि चाइल्ड मैरिज क्या है। बेसिकली उस टाइम पे लोगों की जो शादी होती थी 8 साल, 10 साल, 5 साल, 12 साल में शादियां हो जाती थी। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कई सारे रिफॉर्मर्स, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, या फिर विद्यासागर हों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, या फिर थियोसॉफिकल हो, डिरोजियो बंगाल हो, इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने इसके ऊपर, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई थी। तो 1872 में एक नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया था, जिसमें चाइल्ड मैरिज में 12 साल से कम उम्र की, शुरू में तो खैर इसे 14 साल के लिए बनाया गया था। तो नेटिव मैरिज को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शादी जिनकी होती थी उनको अवैध मान लिया गया, और उस चीज़ के लिए दंडनीय अपराध घोषित किया गया, ठीक है। उसके अलावा एक और कदम उठाया गया जो कि वी एम मालाबारी, जो कि साउथ इंडिया से थे। उन्होंने 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पास कराया, और इसके अकॉर्डिंग उनमें ये नियम रखा था कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे शादी नहीं कर सकते, और अगर वो शादी करते हैं तो ये कानूनन अपराध होगा और उन्हें इसके लिए दंड दिया जा सकता है, ठीक है। ये तो हो गया एक्ट। इसके बाद फिर एक अगला था, शारदा जी ने एक नियम पास किया था जिसे हम शारदा एक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि 1930 में हुआ था। तो उस टाइम में ये नियम बनाया गया था कि लड़की की आयु कम से कम 14 साल होनी चाहिए और लड़के की आयु 18 साल होनी चाहिए, तभी उनकी शादी हो सकती है, और तभी वो लीगल माना जाएगा, और वरना इसके अलावा नहीं माना जाएगा। उसके बाद फिर जैसे जैसे हमें आज़ादी मिली और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बाद फिर और भी कई सारे ऐसे लॉ बनाए गए, जिनमें था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978। तो इसमें बेसिकली लड़कों की एज 21 साल कर दी गई और लड़कियों की एज 18 साल कर दी गई, और लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की। तो इस तरह से होने वाले मैरिज को लीगल मान लिया गया, और इसके अलावा अगर किस तरह का मैरिज होता है तो उसे इलीगल मान लिया जाता था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके वजह से, जिन चीज़ों के लिए रिफॉर्मर्स ने बहुत मेहनत की, और आज हमें देखने मिलता है कि वो कहीं ना कहीं सफल ज़रूर थी। हो सकता है आज भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि, लेकिन हम उन्हें एक्सेप्शनल मान सकते हैं, क्योंकि अगर 90% चीज़ें अगर आज उनके हिसाब से चल रही हैं और 10% उनके हिसाब से नहीं चल रहे, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें सक्सेस हो रही हैं। वो जो 10% है उनमें भी चेंजेस किए जा सकते हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर सकती है, लेकिन उनके द्वारा किया गया काम एकदम सराहनीय है, ठीक है। हम इसके आगे बढ़ते हैं, वो है फीमेल एजुकेशन। तो फीमेल एजुकेशन का जो पहले का इतिहास रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई हो, सभी में यही चीज़ थी कि औरतें विद्या हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर औरतों ने विद्या हासिल कर ली तो वो समाज को एक आईना दिखा देंगे, या फिर समाज से अलग हो जाएंगे, या फिर उनकी संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी। इस तरह की कुछ धारणाएं थी जिसे उस टाइम के लोगों में बहुत ज़्यादा थी, तो जिसकी वजह से औरतों को कहीं पढ़ाया नहीं गया, और कुछ औरतों ने पढ़ा भी, तो जैसे कि रमाबाई पंडित हो गई, और भी ऐसी बहुत सारी औरतें थी जो कि गिनी चुनी, जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता था, इनकी संख्या इतनी कम थी। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक ऐसे
सोसाइटी का निर्माण किया जिसे हम आज अपनी आंखों से देख सकते हैं इस मॉडर्न युग में, 21st सेंचुरी में। तो उन सारी चीज़ों में जो उठाया कदम था वो थे 1849 में बेथुन स्कूल खोला गया बेथुन के द्वारा, जिसमें फीमेल एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में मैंने आपको बताई कि उन्होंने फीमेल एजुकेशन हो या फिर विधवा पुनर्विवाह हो, चाइल्ड मैरिज हो, और इस तरह से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे नियम और इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई है कि इनकी कामों को उंगलियों पर गिना नहीं जा सकता। इसके अलावा हम बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा 1854 में एक लॉ लाया गया था, वुड्स डिस्पैच बिल। तो इसमें भी महिलाओं की शिक्षा की जिक्र किया गया और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया। इसके अलावा भी बहुत सारे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बहुत सारे नियम बनाए गए ताकि लड़कियों को भी एजुकेशन दिया जा सके और वो भी आने वाले टाइम में मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिला करके समाज को एक आईना दिखा सके। इसके बाद हम देखते हैं फीमेल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 1910 में सरला देवी चौधरानी ने भारत स्त्री महामंडल की बैठक की शुरुआत की, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा महामंडल हुआ करता था और ये महिलाओं को एक अलग प्लेटफॉर्म देने के लिए कारगर साबित नहीं हो सका। लेकिन ये जो काम सरला देवी चौधरानी ने जो किया वो बेसिकली एकदम लाजवाब था और इन्हीं के वजह से महिलाओं के अंदर एक जागरूकता पैदा हुई और उन्होंने अपना हक मांगने की शुरुआत वहाँ से होने लगी। थोड़ी बहुत ही कम संख्या में हुई लेकिन हुई। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रमाबाई रानाडे, उन्होंने 1904 में भारत महिला परिषद की शुरुआत की और इसके थ्रू भी फीमेल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई और इसमें भी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। और इन सारी चीज़ों के अलावा हम देख सकते हैं पंडित रमाबाई, जो कि एक ऐसे समाज से बिलोंग करती थी जहाँ पर पढ़ना ही अपराध समझा जाता था। वहाँ ये छुप छुप कर किसी तरह से इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और एक टाइम पर ऐसा है कि इन्होंने बहुत इनकी ऐसी कई बुक्स लिखी गई हैं जो कि पढ़ने लायक हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी, पंडित रमाबाई ने भी आर्य महिला समाज का भी निर्माण किया था। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। अब हम देखेंगे ब्रिटिशर्स ने कास्टिज्म यानी कि जातिवाद को ख़त्म करने के लिए या फिर उसे कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन कौन से ऐसे चीज़ें की जिसके वजह से इस पर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा और इसमें सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो ब्रिटिशर्स ने जितने भी भारत में रहने वाले, चाहे वो क्षत्रिय हो, शूद्र हो या फिर वैश्य हो, उन सभी को अपनी कंपनी में सैनिक के रूप में रख लिया, जिससे थोड़ी बहुत जातिवाद में कमता आई या फिर उन सारी चीज़ों के अलावा जो गांव में सभी चारों वर्गों के लिए जो अलग अलग नियम होते थे वो नियम को चेंज किया गया और उन नियमों को चेंज करने की वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कास्टिज्म के ऊपर डाला और इससे थोड़ा बहुत कास्टिज्म कम ज़रूर हुआ। दूसरी चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो सोशल रिफॉर्म्स, तो इसमें मानवतावाद और जो वर्ण व्यवस्था है उसके खिलाफ नियम बनाए गए और कई ऐसे रिफॉर्म्स किए गए जिसका इम्पैक्ट कास्टिज्म के ऊपर पड़ा और कई लोग इससे प्रभावित भी हुए और जो नहीं हुए उन्होंने इस चीज़ का विरोध ज़रूर किया। लेकिन वो कहते हैं जब आप कुछ अच्छा काम करेंगे तो आपका साथ देने वाला बहुत कम होगा, लेकिन जब आप कोई अच्छा काम करेंगे तो आपका साथ देने वाला बहुत कम होगा, लेकिन बुरे लोग आपको पीछे ढकेलने में पूरी तरह आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको पीछे जितना हो सकेगा उनसे वो पीछे ढकेलते रहेंगे। तो वही उस टाइम में भी सोशल रिफॉर्म्स में भी का इम्पैक्ट कई लोगों पर पड़ा और उनसे इंस्पायर होकर के बहुत लोगों ने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की। तीसरा जो है वो है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के बारे में अगर बात करें तो जिस तरह से राष्ट्रीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई थी उस टाइम पे हम बात कर ले महात्मा गांधी या फिर बाबा साहब आम्बेडकर, तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था इनका उस टाइम पर कि जो भी लोग, जैसे कि हम सभी ने देखा है कि गांधी जी को देखने के लिए
हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु बोले या फिर दर्शक बोले, वो सभी इकट्ठा होते थे सिर्फ उनको देखने के लिए, क्योंकि उनके मन में एक ये भावना थी कि गांधी जी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। तो जिस तरह से गांधी जी ने बोला कि हमें समानता की ज़रूरत है, हमें एकता की ज़रूरत है, हमें आपस में मिलजुल करके इन अंग्रेज़ों को भारत से निकालना है। और इन सारी चीज़ों के अलावा बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह से जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को जिस तरह से एक साथ लाया, तो इसका इम्पैक्ट कास्टिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। और इन सारी चीज़ों के अलावा बहुत सारे एक्ट बनाए गए ताकि हम सभी एकता के रूप में या फिर मानवतावाद के रूप में एक दूसरे को रिस्पेक्ट देकर, एक दूसरे को इक्वालिटी दे करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत या फिर प्रेम कायम कर सके। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है एजुकेटेड दलित। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाबा साहब अम्बेडकर ने बचपन से ही डिस्क्रिमिनेशन देखा था। आपने कई सारे बुक्स में पढ़ा भी होगा कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर शाम में ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही जो रजिस्ट्रेशन मास्टर होता है वो आकर के पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो आप कौन हैं, तो जैसे ही बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि मैं महार जाति का हूँ, तो कोई भी इंसान बाबा साहब को ना तो किसी गाड़ी पर बिठाना चाहता है, ना फिर स्टेशन मास्टर उससे बात करना चाहता है, और जो बात करना चाहता है या फिर उसे घर ले जाना चाहता है, उसे भी बाकी लोग रोक रहे हैं कि ये महार जाति का या ये नीची जनजाति का आता है। तो जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन झेली थी, जिसकी वजह से उनका ये मत था कि जितने भी दलित हैं या फिर जितने भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उन सभी को पढ़ाया जाए, उनके अंदर शिक्षा का प्रसार किया जाए ताकि वो पढ़ लिख कर उनके अंदर इतनी समझ डेवलप हो कि वो आने वाले टाइम में अपने आप को इक्वल प्रूव कर सकें। और जितने भी, जैसे कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था बनाया गया था, उस वर्ण व्यवस्था को ख़त्म करके सभी आपस में एक दूसरे से मिल करके भाईचारा कायम कर सकें। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।